हेलो बच्चों। आज हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार, इसको पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में महिलाओं के साथ जो भी जातियां या गलत काम का मतलब है जो कि उन्हें नीचे समझा जाना या उनको सती बना देना या उनके साथ भेदभाव करना, जो भी गलत काम उनके साथ किए जाते थे उनमें कब सुधार आया, कैसे सुधार आया, या जो जातियां होती हैं, ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है उनको दूर करने के लिए किस किस तरह के काम पिछले समय में किए गए हैं, हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आज तो आप क्या कहते हैं, टीवी भी देखते हो, मोबाइल भी देखते हो, खेलते भी हो, स्कूल भी जाते हो, पढ़ाई भी करते हो, लेकिन क्या 200 साल पहले बच्चों के पास ये सब था? बिल्कुल भी नहीं था। तो उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़की लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और नौकरियां भी करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यानी कि आज के समय में कानून के अनुसार महिलाओं को, लड़कियों को बहुत सारी छूटें दी गई हैं, जिनमें वो पढ़ाई भी कर सकती हैं, कॉलेज भी जा सकती है, लड़कों के साथ पढ़ भी सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी भी कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से तलाक भी ले सकती हैं, हर काम कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो विधवाएं होती हैं, जिनके पति मर जाते हैं, वो दोबारा शादी भी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं वोट भी डाल सकती हैं, चुनाव भी लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं करती, लेकिन अधिकार तो उन्हें मिले ही हुए हैं, वो चाहें तो उपयोग कर सकती हैं, मर्जी है उनकी। लेकिन पहले के ज़माने में महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी, ना तो वो वोट डालती थी, ना चुनाव लड़ सकती थी, ना ही विधवाओं की दोबारा शादी होती थी। बल्कि जब उनके पति मर जाते थे तो उनको जिंदा ही अपने पति के साथ जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहते थे। ठीक है, इसका भी खात्मा अब हुआ है, काफ़ी मतलब कि अभी हुआ है, कुछ ही सालों पहले 1929-30 में हुआ है इसका खात्मा, इस प्रथा का। नहीं तो उससे पहले अगर किसी के पति मर जाते थे तो उनकी चिता के साथ ही उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था। और जबकि आदमियों के साथ ऐसा कुछ नहीं था कि अगर उनकी पत्नियां मर जाएं तो आदमी नहीं जलते थे। तो यही तो भेदभाव था और इसी भेदभाव को सही करा, सुधार किया, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते थे, कम मिलते थे या मिल ही नहीं पाते थे। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती थी। पहले के समय में तो बड़े जो लोग होते थे, ताऊ चाचा पापा, वही लोग लड़का देख ही आते थे और हो जाती थी शादी। ना लड़का लड़की को देखता था, ना लड़की लड़के को देखती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। 200 साल पहले हालात बहुत अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। यानी कि कुछ औरतें जो होती थी वो अपने पति से इतना प्यार करती थी कि अपनी मर्जी से जलने को तैयार होती थी, और कुछ जो होती थी उन्हें ज़बरदस्ती जला दिया जाता था, तो उन्हें सती कहा जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं का अधिकार बहुत कम था। शिक्षा पर महिलाओं का प्राय कोई पहुंच ही नहीं थी, यानी कि शिक्षा तो पढ़ाई कर ही नहीं सकती थी। और जब महिलाओं ने पढ़ाई शुरू की तो जो औरतें या जो लड़कियां पढ़ लेती थी, समाज उन्हें बुरे नज़र से देखता था, कहता था ये चालाक हो गई, ये अब घर नहीं चलाएगी, अब इसमें ज़्यादा अकल आ गई है। तो लोग बागों ने महिलाओं को या लड़कियों को पढ़ाने की सलाह नहीं देते थे। देश में बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे। ठीक है, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फ़र्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापारी और महाजनी लोग आते थे, जिन्हें वैश्य कहा जाता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इन श्रेणीक्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थीं जो गांव शहरों को साफ़ सुथरा करती थीं, यानी कि जो सफाई कर्मचारी थे वो थे सबसे नीचे, और वो लोग दूषित कार्य करते थे। तो फिर इनको भ्रष्ट, और ये कहते थे कि तुम लोग हमारे सामने मत आना, हमारे घर की चौखट पे मत आना, हमें छूना मत, नहीं तो हम गंदे हो जाएंगे। जबकि ये लोग उनकी गंदगी साफ़ करते थे।
कहने का मतलब जो छोटे लोग होते थे, दूषित कार्य करने वाले लोग होते थे, वो लोग ऊंची जाते हुए गंदगी साफ कर रहे हैं। तो इस वजह से ये लोग इनको अछूत मानते थे। इन लोगों को मंदिरों में आने की मनाही थी। सवर्ण जाति यानी कि जो ऊंची जाति के लोग थे, उनके कुओं से पानी निकालने की मनाही थी। उनके घाट तालाबों पर नहाने की मनाही थी, क्योंकि इन्हें निम्न दर्जे के मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। ऐसा कैसे हुआ, अब हम इसलिए पढ़ेंगे। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। किसने क्या किया? 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चा का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसी एक अहम वजह यह है कि संचार के नए तरीके आ गए। अब लोग किताबें पढ़ने लगे, अखबार पढ़ने लगे, पत्रिकाएं, पुस्तकें पढ़ने लगे, जिनमें लोगों को पता चलता था कि ये जो हमारे समाज में हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है और बाहर के देशों में ये नहीं होता। भाई अंग्रेज आ गए थे ना हमारे देश में, तो अंग्रेजों ने जब देखा कि इस तरह का लोग आपस में एक दूसरे की वो कर रहे हैं, अछूत का भेदभाव मान रहे हैं, तो इनको तो और बांटना आसान हो जाएगा, ये तो पहले से ही बटे हुए हैं। तो जब जो पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने देखा कि कहीं और तो ये छुआछूत का भेदभाव होता नहीं, तो हमारे देश में क्यों हो। तो फिर इस तरह से लोगों में थोड़ा सा दिमाग आया और वो पुराने व्यवहारों को छोड़कर नया जीवन अपनाने को कुछ लोग तैयार हो गए थे। राजा राम मोहन रॉय में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो औरतों के लिए स्वतंत्रता और समानता का बहुत ज़्यादा पक्ष रखते थे। वो कहते थे जिस तरह आदमी को अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, उसी तरह औरतों को भी है। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को ज़बरदस्ती घरेलू कामों में बांध दिया जाता था और दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित रह जाती थी। उन्हें घर से बाहर निकलने, पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। जो विधवाएं थीं जिनके पति मर गए थे और वो सती नहीं हुई थी, तो उनमें से कुछ बच गई थी जैसे, तो उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया। राजा राम मोहन रॉय इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, यानी कि इनको कई सारी भाषाएं आती थी। उन्होंने अपने लेखन के जरिए, यानी कि उन्होंने अखबार में भी छपवाया, अपनी कहानियाँ भी लिखी, ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में, यानी कि जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे देवी देवता हैं, वो कहीं भी इस बात की अनुमति नहीं देते कि विधवाओं को उनके पति की चिता के साथ जलाया जाए। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी इन रीति रिवाजों को मना करते रहे। राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे। जो अंग्रेज थे ना, वो राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। क्वेश्चन आता है, सती प्रथा किसने बंद करी? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1829 में। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। राजा राम मोहन राय किस तरह लोगों को मना करते थे? वो कहते थे कि जैसे कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, तो वह उसी व्यक्ति के ग्रंथ का कोई श्लोक पढ़ के सुना देते थे कि तुम्हारे धर्म में ऐसी बातें नहीं लिखी, और अगर तुम फिर भी ये काम कर रहे हो तो तुम अपने धर्म का अपमान कर रहे हो। जिससे वो जो इंसान गलत काम कर रहा होता था, वो उस काम को छोड़ देता था। ठीक है, ऐसा ही ये जो चित्र दे रखा है, ये वाला चित्र दे रखा है, इस चित्र में भी दिखाया गया है। इसमें कुंडों पर झूलने का त्यौहार। ये कौन सा त्यौहार था? कुंडों पर झूल रहे हैं लोग। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। यानी कि यहाँ जो ये आदमी लटका हुआ है ना, इसका जो ये रस्सी है वो इसकी खाल के अंदर बंधी हुई है। 19वीं शताब्दी के शुरू में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्यौहार की आलोचना की गई, यानी कि इस त्यौहार को सबसे पहले बंद किया गया। ठीक है, अब आगे क्या है?
उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। यानी कि जो वो थे, कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर, उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी के लिए ये कहा कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई सारी ऐसी औरतें हैं जो पहले विधवा हुई और बाद में उन्होंने विवाह भी किया, तो इसलिए अगर आज के समय में औरतें विवाह कर लेंगी तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। यानी कि विधवा पुनर्विवाह, यानी कि विधवा अगर दोबारा विवाह करना चाहे तो कर सकती है। यह कानून 1856 में बना। और सती प्रथा कब खत्म हुई? 1829 में। सती प्रथा खत्म करने वाले जो समाज सुधारक थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय, और विधवा पुनर्विवाह करने वाले जो थे, विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून पारित करवाने वाले कौन थे समाज सुधारक? वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। यानी कि जो लोग कहते थे विधवा पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए, विधवाओं को विवाह नहीं करना चाहिए दोबारा, तो फिर उन्होंने इनका भी विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया। और राजा जो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर, उनको भी अपने जो समाज था उससे निकाल दिया। 19वीं सदी के बीच तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के दूसरे भागों में फैल गया। मद्रास के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। यानी कि जो लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी आज़ादी की ज़िंदगी जीने देना चाहते थे, उन सभी ने ईश्वरचंद विद्यासागर का समर्थन किया और अलग अलग जगहों पर विधवा पुनर्विवाह के लिए समितियां बनाईं। ठीक है, इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक इसका विरोध होता रहा और बहुत समय बाद जाकर लोगों ने इस कानून को अपनाया था। अब अगला है लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। यानी कि कब ऐसा हुआ कि लड़कियां स्कूल जाने लगी थीं, ये वाला पॉइंट हम पढ़ेंगे। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है। अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो उन्हें कानून पता होंगे और वो अपने आप की दशा सुधारने में अपने आप ही काम करेंगे। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के बीच में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल के ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से, यानी कि रोड बाज़ारों से गुजरना पड़ता था, जहां बहुत सारे लड़के खड़े रहते थे, उन्हें छेड़ते भी थे। और यह भी कहा जाता था कि जो लड़कियां ज़्यादा घूमती हैं वो बिगड़ जाती हैं। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को ऐसे लड़कों से भरे बाज़ारों से और सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए, लोगों का मानना था। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार परिवारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर में ही पढ़ाया जाता रहा। कई लोग थे जो चाहते थे कि उनकी बेटियां पढ़ें, उनकी पत्नियां पढ़ें, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि लड़कियां या उनकी पत्नियां बाहर जाएं, इसलिए वो अपने घरों में ही उन्हें पढ़ाने लगे थे। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राश सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थीं जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। यानी कि कई औरतें थी जो पढ़ना लिखना चाहती थी, वो चोरी छिपे भी पढ़ती थी। ठीक है ना। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले द्वारा महाराष्ट्र में कई स्कूल खोले गए लड़कियों के लिए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवार, यानी कि जो ऊंचे मुस्लिम परिवार थे, उनकी महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगीं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो शिक्षा प्राप्त करेंगी तो वो कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ पाएंगी। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का प्रोत्साहन